गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। यस ऑल। नहीं, आपका आंसर सही पॉइंट में आपसे मिस्टेक होमवर्क किसने नहीं किया खड़े हो जाओ। जिसने जिसने होमवर्क नहीं किया उठो जल्दी। एक भी सही नहीं आया क्या? किसके चारों सही है? हाँ, जितने भी है।
जिसका रॉन्ग है चेक कर लेना, निकालो अब नोट्स। चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर, अभी थ्योरी पार्ट पढ़ा रही हूँ। Introduction. Index number is one of the most used statistical tools in economics. It is used to measure relative change in the variable or group of related variables with reference to time, geographical locations and other characteristics such as income, production, etc. ध्यान दो। अब इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। स्टैटिस्टिकल टूल यानी क्या है, जहाँ पे हम लोग जो हमको डाटा अवेलेबल रहता है वो डाटा को हम लोग सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, देन उसके बेसिस पे हम लोग कोई कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे इन आर एग्जाम्पल हमको किसी का प्राइस का डेटा गिवन था, किसी की क्वांटिटी का डेटा गिवन था, फिर उसके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स या वैल्यू इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विथ रेफरेंस टू टाइम। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या मेज़र किया था कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर की प्राइजेस में कितना चेंज हुआ है। तो इंडेक्स नंबर किस लिए यूज़ किया जाता है? इंडेक्स नंबर में हम लोग चेंज मेज़र करते हैं। अब वो चेंज कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हो? एक तो आप टाइम के बेसिस पे कर सकते हो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में कितना चेंज हुआ। दूसरा रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी प्लेस के बेसिस पे। से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कंपेयर में अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन। उसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ों का चेंज मेजर कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उन्होंने दिया है इनकम कि पिछले साल के कंपेयर में ये साल में हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो इंडेक्स नंबर को हम लोग यूज़ करते हैं चेंज मेजर करने के लिए। चेंज किसका? वेरिएबल्स का। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे तो प्राइस वॉज आर वेरिएबल, ठीक है। जब अपन ने क्वांटिटी निकाली तो हमारा वेरिएबल क्या था? क्वांटिटी थी। जब हमने वैल्यू निकाली तो उस टाइम पे हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, प्राइस और क्वांटिटी। तो ये जो वेरिएबल्स है इनका हम लोग क्या मेज़र करते हैं? चेंज मेज़र करते हैं। वो रेफरेंस कोई भी हो सकता है, आप प्लेस को लेके भी चेंज कर सकते हो मेज़र, टाइम को लेके भी कर सकते हो, लोकेशन को लेके, और इनकम बोलो, प्रोडक्शन बोलो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप आपका जो मार्क्स चेक करते हो वो भी एक तरह से क्या है? चेंज ही मेजर कर रहे हो ना, कि 9th में मेरे इतने मार्क्स हैं, 10th में इतने, तो 9th के कंपेयर में 10th का मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आया? बट ये थिंग है कि जो हमारे मार्क्स है वो हमारी इकोनॉमी का पार्ट है क्या? नहीं। Definition: according to Professor Spiegel, an index number is a statistical measure. अब स्पीगल के हिसाब से इंडेक्स नंबर क्या है? सबसे पहले तो वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, यानी एक स्टैटिस्टिकल टूल है। मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिकल टूल क्या होता है। जैसे तुम लोग स्कूल में मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करते थे तो क्या होता था, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन गिवन रहती थी, वो इंफॉर्मेशन यूज़ करके आपको जो भी निकालना होता था, बीट, मीन, मीडियन, मोड, वो हम लोग क्या करते थे? कैलकुलेट करते थे। तो इंडेक्स नंबर क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है। क्यों डिज़ाइन किया गया है उसको? टू शो अ चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसमें कितना चेंज हुआ है। अगेन वही है, विथ रेफरेंस टू टाइम। एक तो आप टाइम ले सकते हो, दूसरा ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी हम प्लेस ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अकोला के कंपेयर में मुंबई में कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा कि कम हुआ, ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन।
और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, प्रोफेशन एटसेट्रा। कि हमारी सर्विसेज में कितना चेंज हुआ, हमारी इनकम में, जैसे मैंने आपको बताया जीडीपी, हम हमारी कंट्री का जीडीपी मेजर करते हैं तो वो जीडीपी भी किस पे होता है, बेस ईयर के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है कि बेस ईयर का हम 100 लेते हैं और करंट ईयर का जितना भी रहता है। फिर मैंने आपको बताया था जो इंडेक्स नंबर है वो कैसे पब्लिश होता है इंडिया में, मंथली, एवरी मंथ इंडेक्स नंबर का जो डाटा होता है वो पब्लिश किया जाता है। वैसे ही जो हमारी जीडीपी होती है वो ना 3 मंथ्स यानी क्वार्टरली होती है, अप्रैल से जून 3 मंथ्स का, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है, अप्रैल से, तो अप्रैल से जून 3 मंथ का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी और मार्च। समझ में आया? तो हम लोग कोई भी चीज़ का चेंज अगर हमको मेज़र करना है तो वो हम लोग इंडेक्स नंबर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। समझ में आया क्या? Thus we can conclude that index number is an economic barometer। देखो थर्मोमीटर होता है, उससे हम क्या मेजर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। वैसे ही इंडेक्स नंबर क्या है, इकोनॉमिक बैरोमीटर, यानी ये हमको हमारी कंट्री की क्या देगा, इकोनॉमिक स्टेटस बताएगा कि हमारी कंट्री की स्टेटस अभी कैसी है। जैसे सेंसेस और निफ्टी अगर वो बढ़ते हैं इट मीन्स क्या हो रहा है, कंपनीज अच्छा खासा ग्रो कर रही है। अगर सेंसेस और निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन जाते हैं इट मीन्स मार्केट कहाँ है, रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इंडेक्स नंबर क्या काम करता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर, यानी जो इंडेक्स नंबर है वो हमें हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बताता है कि कंट्री इकोनॉमिकली आगे बढ़ रही है कि पीछे जा रही है। तुमको एसपी में भी आएगा, ध्यान दो, आप लोगों को एसपी में भी आएगा कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर। मतलब इंडेक्स नंबर भी और स्टॉक मार्केट भी जो है, मतलब जो हमारे इंडाइसेस है उसके सेंसेस और निफ्टी, वो क्या इकोनॉमिक बैरोमीटर। इट मीन्स वो हमको हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बताते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब हमको देखने हैं फीचर्स। सबसे पहला फीचर क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल, मतलब हमको नंबर में इंफॉर्मेशन अरेंज गिवन रहती है, उसको यूज़ करके हम हमारा कंक्लूजन निकालते हैं। दूसरा है बेस ईयर, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे वो बन जाएगा हमारा बेस ईयर। बेस ईयर को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, 0 से। फिर आता है हमारा करंट ईयर, करंट ईयर यानी जिस ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं, करंट ईयर को हमेशा किससे डिनोट करोगे, 1 से। उसके बाद आता है बेस ईयर इंडेक्स, हम लोग बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा कितना मान के चलते हैं, 100। हमने देखा था ना, कभी हमारा इन्फ्लेशन समझो 115 आ रहा था तो हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे थे कि जो चीज़ बेस ईयर में 100 रुपये की मिलती है वो चीज़ करंट ईयर में 115 रुपये की मिलती है। 100 क्यों लिया मैंने आपको बताया है, आप 100 का जितना भी परसेंट निकालोगे ना उतना ही आता है। आप 100 का 5% लोगे तो कितना आएगा, 5। आप 100 का 20% लोगे तो 20 आएगा। बट वहीं अगर आप 200 का 5% लोगे तो कितना आएगा, 20 निकला क्या या 5 निकला क्या, नहीं। पर आप 100 का जितना भी परसेंट निकालोगे फिगर वही आती है, इसलिए हम लोग हमेशा बेस ईयर को क्या कंसीडर करते हैं, 100। समझ में आया? नेक्स्ट है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्स नंबर है वो हमें बताते हैं कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली कैसे प्रोग्रेस कर रही है। जैसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है, एकेडमिकली तुम्हारी ग्रोथ कैसे हो रही है, वैसे इंडेक्स नंबर हमें क्या बताएगा कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली कौन से रास्ते पे आगे बढ़ रही है कि। नेक्स्ट आता है मेजर द नेट चेंज। इंडेक्स नंबर देखो 2 तरह के चेंज होते हैं, एक रिलेटिव चेंज होता है और एक एब्सोल्यूट चेंज होता है। देखो अगर मैं बता रही हूँ किसी चीज़ की प्राइस बेस ईयर में 100 रुपीज़ है और करंट ईयर में 125 रुपीज़ है, ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ना, अब चेंज कितना हुआ, ठीक है। इसको ही बताने का एक दूसरा तरीका होता है जो हम परसेंटेज में मेज़र करते हैं। दोनों में चेंज कितना हुआ है,
25। ओरिजिनल मतलब बेस ईयर में प्राइस कितनी थी? ठीक है, कितना आंसर निकला? अब ठीक है, दोनों में आंसर सेम निकल गया। एक दूसरा फिगर लेती हूँ। समझो किसी चीज़ की प्राइस 25 रुपीज़ थी और वो चीज़ की प्राइस ना करंट ईयर में 30 हो गई। पहले कितनी थी? 25 रुपये, अब कितनी हो गई? तो चेंज कितना हुआ? एक ये चेंज। ठीक है, अब दूसरा चेंज कितना हुआ? 5। ओरिजिनल कितना था? 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया? 20। चेंज समझ रहा है? उधर मैंने सिर्फ प्राइस बताई कि प्राइस में कितना चेंज हुआ, 5 रुपीज़, बट इधर मैंने इन्फॉर्मेशन किस में दे दी आपको? परसेंटेज में, कि 20% से प्राइस बढ़ी है। देखो दोनों चेंज बताए, दोनों गलत नहीं है, बट वो वाला जो था ना वो मैंने सिर्फ डायरेक्ट बताया कि जो चीज़ पहले 20 रुपये की 25 रुपये की मिल रही थी वो अब कितने की मिल रही? 30 की। मतलब प्राइस कितनी बढ़ी? 5 रुपये से। बट जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया उसमें मैंने क्या कैलकुलेट किया? परसेंटेज बताया कि परसेंटेज वाइज प्राइस में कितना चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो ये वाला था रिलेटिव चेंज, वो वाला था एब्सोल्यूट चेंज। जो 5 वाला था ना एब्सोल्यूट और ये वाला रिलेटिव। समझ में आया? तो जो इंडेक्स नंबर है वो क्या मेज़र करता है हमको? अब हमने जो इंडेक्स नंबर निकाला था वो पहले वाले तरीके से निकाला था कि दूसरे वाले तरीके से? पहले वाले से निकाला था। पहले वाले में 100 से मल्टीप्लाई किया क्या मैंने? बट जब हमने इंडेक्स नंबर निकाला था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो उसको बोला जाता है नेट चेंज। देखो दोनों में तुमको डिफरेंस समझ रहे क्या? क्या है कि जो मैंने पहले वाला बताया ना आपको 25 से 30 हुई है, ये ना 5 रुपये चेंज हो ना, ये नो डाउट कि मैंने आपको बताया 5 रुपये, बट इसने ना एक्यूरेट चेंज नहीं बताया मुझे। ऐसे कितनी सारी कमोडिटीज़ होगी, एक का 5 रुपये चेंज, फिर समझो दूसरे का बोलूँगी 7 रुपये चेंज हुआ, तीसरे का बोलूँगी 10 रुपये चेंज हुआ, ये एक्यूरेट चेंज नहीं होता है। बट ये जो अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया ना, ये वाला हमें एक प्रॉपर एक्यूरेशन देता है कि हाँ हमारी प्राइस कितने % से चेंज हुई? 20% से चेंज हुई। समझ में आ रहा क्या? देखो मैं आपको बोलूँ कि 5 रुपये से प्राइस चेंज हुई, तो पहले प्राइस कितनी थी, अब प्राइस कितनी थी, वो थोड़ा सा प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। बट मैं आपको बोल दूँ कि प्राइस कितने से चेंज हुई? 20% से, तो इसका मतलब क्या? जो भी जितना भी पहले होगा प्राइस उसका कितना चेंज हुआ है? 20% चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? देखो किसी चीज़ की प्राइस पहले 40 रुपये थी, अब हो गई 45 रुपीज़, कितना चेंज हुआ? 5 रुपये। ठीक है, अब इसी को वो वाले तरीके से निकालो, 5 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 डिवाइडेड बाय 40, 50 डिवाइडेड बाय 4 आएगा ना, 12 पॉइंट समथिंग कुछ। तो देखो अभी दोनों एग्जाम्पल्स में मैं बोलूँ 5 रुपये से प्राइस चेंज हुई तो वो एक्यूरेट नहीं है। बट मैं अगर आपको ये बता दूँ कि जो पहला वाला केस था उसमें 20% से प्राइस चेंज हुई और जो दूसरा वाला है उसमें 12% से प्राइस चेंज हुई। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाहती हूँ? कि देखो दोनों केस में प्राइस कितने से चेंज हुई? 5 रुपये से ही चेंज हुई। बट परसेंटेज की बात करें तो वैसे ही है क्या? दोनों के % 20 निकले क्या? नहीं। तो अगर मैं 5 रुपये बोलूँगी तो वो एक गलत रिजल्ट देता है, बट अगर मैं ये परसेंटेज वाला रिजल्ट दूंगी तो वो क्या होगा? वो एक एक्यूरेसी आ जाती है कि प्राइस में 20% से बढ़ी है। फिर वो आप समझ सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट जितने का भी होगा उसके 20% से प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रहा है आपको कि जो इंडेक्स नंबर है वो क्या मेज़र करता है? वो नेट चेंजेस मेज़र करते हैं कि ओवरऑल कितना चेंज हुआ। आप नॉर्मली मैंने आपको बताया दोनों केसेस में प्राइस कितनी चेंज हुई? 5 रुपये। अगर मैं आपसे सिंपल वे में पूछती थी तो आप क्या बोलते थे? 5 रुपये से प्राइस बढ़ी है, तो हर चीज़ की 5 रुपये से बढ़ी क्या? वही देखो मैंने दोनों के परसेंटेज निकाले, एक का 20% निकला, दूसरे का 12%। तो जो इंडेक्स नंबर है उसमें हम क्या मेज़र करते हैं? नेट चेंज मेज़र करते हैं। ये जो डायरेक्ट चेंज है ये हम मेज़र करते नहीं है। समझ में आया?
कि रिपीट करूँ रिपीट? देखो, एक चीज़ है जिसका प्राइस बेस ईयर में 20 रुपीज़ है, सॉरी 25 रुपीज़ है, वही चीज़ का प्राइस करंट ईयर में कितना हो गया? 30 रुपीज़। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक चीज़ है जिसका प्राइस बेस ईयर में 40 रुपये है, करंट ईयर में कितना है? 45। अब मैं आपसे पूछूं कितना चेंज हुआ तो आप क्या बोलोगे? 5 रुपये। 5 रुपये से प्राइस क्या हुई है? बढ़ी है, ये ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है। अब दोनों केस में कितने से आपने बोला प्राइस बढ़ी है? 5 रुपीज़ से, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको वही जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं, दोनों में कितना चेंज है? 5। और इस मतलब बेस ईयर में प्राइस कितनी थी? 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है 20%। इधर प्राइस कितनी चेंज हुई? 5। ओरिजिनल कितनी थी? मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आता है 12.5। तो देखो, अगर मैं रुपीज़ में बात करी थी तो दोनों के रुपीज़ क्या आ रहा था? सेम आ रहा था कि 5 रुपये से प्राइस बढ़ी है। बट जब मैंने परसेंटेज में बात की तो परसेंटेज क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया ना। तो देखो, अगर मैं ये वाला बोल रही थी कि 5 रुपये से प्राइस बढ़ी है तो ये ना कहीं मिसलीडिंग रिजल्ट होता था, मतलब ये आप लोगों को गलत गाइड कर रहा था। बट अगर मैं ये वाला रिजल्ट दूंगी कि ये प्रोडक्ट 20% से बढ़ा है और ये प्रोडक्ट 12.5% से बढ़ा है, तो ये रिजल्ट कैसा रहेगा? इसमें एक एक्यूरेसी रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? क्यों एक्यूरेसी रहेगी? इधर आपने क्या ले लिया कि 5 रुपये से प्राइस बढ़ी, इधर हमने क्या बोला? 5 रुपये से बढ़ी। बट जरूरी है क्या 5 रुपये से ही बढ़ी है? देखो, अगर इसको ना मैं 30 बना दूं, उसके हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से कितनी प्राइस बढ़ी फिर? 35। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं ये लूँ 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ का कितना बढ़ा है? 20%। 30 रुपीज़ का 20% कितना निकलता है? 6 रुपीज़। तो उसके 20% के हिसाब से ये प्रोडक्ट कितने का हुआ होगा? बट अगर मैं 5 रुपये बोलती थी तो कितने का दिखा रहा था वो? 35। समझ में आया? ये जो मेज़र हमने किया ना, इसको नेट चेंज मेज़र करना बोलते हैं। समझा कि इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या मेज़र करते हैं? नेट चेंज। अगर हम डायरेक्ट रुपीज़ बता दें तो वो हमारा गलत होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? देखो, अब इधर 40 था, इधर कितना हुआ? 45, मतलब परसेंटेज वाइज कितना चेंज हुआ? 12.5। आप बोलोगे 5 रुपये चीज़ महंगी हो गई, ठीक है, तो समझो चीज़ है 60 रुपीज़ की, तो कितने की हो जाएगी 5 रुपये के हिसाब से? 65 की, क्योंकि आपने बोला 5 रुपये से प्राइस बढ़ी है। बट इसी का अगर मैं परसेंटेज निकालूं कि 60 रुपीज़ का 12.5 कितना होगा? सेवन पॉइंट फाइव पक्का? 7.5। तो इसके हिसाब से चीज़ कितने की होनी चाहिए थी? 67.5 रुपीज़ की। समझ में आया कि हम लोग नेट चेंज क्यों मेज़र कर रहे हैं? अगर हम डायरेक्ट बता दें कि इतने से प्राइस बढ़ी तो वो गलत हो जाता है। समझ में आया? क्लियर है कि इंडेक्स नंबर क्या मेज़र करता है? नेट चेंज मेज़र करता है। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट फीचर है वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जैसे जब हमने प्राइस इंडेक्स निकाला तो हमारे पास एक ही वेरिएबल था, प्राइस। जब हमने क्वांटिटी इंडेक्स निकाला तो हमारे पास एक ही वेरिएबल था, क्वांटिटी। जब हमने वैल्यू इंडेक्स निकाला था तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे? प्राइस और क्वांटिटी। तो जब भी हमारे इंडेक्स नंबर में एक वेरिएबल होता है उसको बोला जाता है यूनिवेरिएट इंडेक्स। क्या बोला जाता है? यूनिवेरिएट इंडेक्स।
और जब भी हमारे इंडेक्स नंबर में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? तो देखो क्या क्या फीचर्स बने, तुम खुद से बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या है, वो स्टैटिस्टिकल टूल है। दूसरा क्या होना चाहिए, बेस ईयर। बेस ईयर को डिनोट किससे करेंगे, 0 से। तीसरा आएगा करंट ईयर। करंट ईयर को डिनोट किससे करेंगे, बेस ईयर होता क्या है, जिससे कंपैरिजन होता है। करंट ईयर जिस ईयर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर आता है बैरोमीटर, यानी इंडेक्स नंबर हमको हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बताता है। ठीक है। फिर आता है नेट चेंज। हम डायरेक्ट चेंज नहीं निकालेंगे, पूरा नेट चेंज निकालेंगे कि इन परसेंटेज कितना चेंज हुआ। फिर वेरिएबल इन्वॉल्व, अगर एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंडेक्स। 3 तो स्टार्टिंग के बहुत अच्छे से पता है आपको। प्राइस इंडेक्स में क्या होगा, प्राइस लेवल, कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में कितना प्राइस में चेंज हुआ। या तो अकोला के कंपेयर में मुंबई में प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, प्राइस ही मेजर कर रहे हैं ना। फिर दूसरा आता है क्वांटिटी इंडेक्स, कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर की क्वांटिटी यानी करंट ईयर के प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, या अकोला के कंपेयर में मुंबई के प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। समझ में आया? फिर तीसरा आता है वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्लियर है ये तीनों इंडेक्स, क्योंकि इनको हम लोगों ने न्यूमेरिकली भी सॉल्व की है। चौथा आता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स। क्या होता होगा ये, देखो उसके नाम में ये स्पेशल पर्पस, यानी उसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता होगा निकालने का। जैसे शेयर मार्केट के इंडाइसेस, सेंसेस और निफ्टी, वो किसकी इंफॉर्मेशन देंगे, शेयर मार्केट की, कि कंपनीज ग्रो कर रही है कि नहीं। दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो हमें स्पेसिफिकली किसका नॉलेज देगा, कि हमारी कंट्री की इंपोर्ट कितनी हुई और हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो ये जो स्पेशल पर्पस इंडेक्स होते हैं इनका अपना अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, यानी अपना एक इंटेंशन होता है जिसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे निफ्टी और सेंसेस का क्या है, शेयर मार्केट की कंपनीज ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स आपको क्या बताएगा, इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। फिर वैसे ही ना लेबर के वेजेस का इंडेक्स निकाला जाता है, कि लेबर के जो वेजेस है वो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। तो ये बाकी के इन तीनों को छोड़ के बाकी आप जिसका भी मेजर निकालोगे वो किस में आएगा, स्पेशल पर्पस इंडेक्स में। समझ में आया क्या? क्लियर है? प्रॉब्लम है कि चारों में कुछ, देखो 4 टाइप है, 3 तो आप लोगों ने खुद ने सॉल्व की है। प्राइस में हम प्राइस मेजर करते हैं, क्वांटिटी में हम क्वांटिटी निकालेंगे यानी प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, वैल्यू में हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए वी हैव दी फॉर्मूला प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स, ऐसा इंडेक्स जिसका कोई अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्टेप्स। देखो अब अगर तुम्हारी बहुत बुरी किस्मत होगी ना तो ये स्टेप्स 8 मार्क के लिए आएगी और न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बट चांसेस बहुत कम है, न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस है। आखिरी बार जब ये लास्ट ईयर ही अपडेटेड हुआ है चैप्टर, पहले नहीं था और लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुई थी। देखो अब इसमें न्यूमेरिकल्स दिए हैं क्योंकि और किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है नहीं, तो सीधी सी बात है इसमें से आएंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा है, इसके चांसेस कम है 8 मार्क के आने के लिए। बट ऐसा मत करना कि छोड़ दोगे। क्या हुआ?
ध्यान दो इधर, स्टेप्स यानी कि प्रोसेस को आप चेंज कर सकते, ठीक है। मम्मी ने बोला पहले सब्जी में तेल डालना, तुम लोगों ने पहले पानी डाल दिया, ऐसा काम करना नहीं। ध्यान दो इधर, अब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने कि मैंने ऐसे किया या वैसा किया। ध्यान दो इधर, सबसे पहली स्टेप होती है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि आप जो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने वाले हो उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आपको प्राइस इंडेक्स करना है, क्वांटिटी करना है, वेजेस मेजर करने हैं। तो आपको जो भी इंडेक्स मेजर करना है उसका पहले तो आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको प्राइस मेजर करनी है कि क्वांटिटी मेजर करनी है कि वैल्यू या वेज रेट मेजर करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेजर करना है। तो सबसे पहले फिक्स कर लो आपका इंटेंशन क्या है। जैसे अपन कहते हैं ना 10th के बाद कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है कि फिर कॉमर्स लेना है, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है, फिर कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स के बाद उसमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, अपना पर्पस फिक्स कर लो कि आपको कौन से पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। ध्यान दो, अब ये जो बेस ईयर होता है ना, इसको सिलेक्ट थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। आप बेस ईयर कितना कंसीडर कर रहे हो, 100। इट मीन्स आपने जो बेस ईयर कैलकुलेट किया वो आपने ये ध्यान में रख के किया कि जो बेस ईयर है ना उसमें आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए थे। आपने उसको 100 पे स्टिक रखा ना, तो आपने उसको 100 पे स्टिक क्यों रखा, क्योंकि इकोनॉमिकली उस टाइम पीरियड पे आपकी कंट्री में ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं हुए होंगे। समझा। तो जो हम लोग बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी ईयर को हम बेस कंसीडर करेंगे वो ईयर में हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली या इकोनॉमिकली जैसे समझो बार बार फ्रिक्वेंटली चीज़ों की प्राइस का चेंज होना, कभी मार्केट ऊपर जाना कभी मार्केट नीचे आना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी की इंस्टेबिलिटी है जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये सब चीज़ों से वो ईयर फ्री रहना चाहिए, वो ईयर में इकोनॉमिकली कंट्री में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए होंगे, तभी 2012 को क्या लिया गया है, बेस ईयर। ठीक है। फिर तीसरा आता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। जैसे अब हमने उस दिन देखे थे, एक हमारे पास फूड की चीज़ें थी, फिर दूसरा क्लोथिंग एंड फुटवियर था। तो अब देखो जो मैंने आपको वो कॉलम दिखाया था फूड का, उसमें एक एक चीज़ थी क्या, जैसे पल्सेस, तो पल्सेस के पूरे अंदर के पल्सेस थे क्या, तुअर की दाल, मूंग की दाल, नहीं, एक कैटेगरी बन गई थी पल्सेस। सीरियल्स थे, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, जो भी होता है वो पूरा किस में आ गया था, सीरियल्स की कैटेगरी में। तो जब हम लोग जो आइटम्स हमारे सिलेक्ट करेंगे वो एक एक आइटम को लेना है क्या, नहीं, जैसे सारी दाल्स को किससे डिनोट कर लिया, पल्सेस से। जितनी भी सीरियल्स होती हैं यानी जो अनाज हम खाते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, सीरियल से। समझ में आया। एक एक छोटी छोटी कमोडिटी लेते हुए बैठेंगे नहीं। क्लियर है। जैसे देखो फुटवियर था तो उसमें से अलग था क्या, स्लीपर्स अलग, शूज़ अलग, नहीं, सीधा फुटवियर का एक कैटेगरी था। क्लियर है। तीनों स्टेप समझ में आई क्या। सबसे पहली स्टेप क्या है, पर्पस, कि आपको मेजर क्या करना है, मेरे को मेजर करना है प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया मेरा पर्पस फिक्स। फिर क्या करूँगी, बेस ईयर, कि मेरे को बेस ईयर किसको कंसिडर करना है, जो हमारा बेस ईयर होता है वो ईयर में ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कि जो भी मैं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रही हूँ उसमें मुझे कौन कौन से आइटम्स को कंसिडर करना है। क्लियर है।
एक एक छोटा छोटा आइटम आप लेते हुए बैठोगे नहीं। जैसे हल्दी ली, मिर्ची ली, स्पाइसेस में सबके छोटे छोटे अलग अलग, पाव भाजी मसाला लिया, सारे नहीं, वो एक कैटेगरी बना दो स्पाइसेस की। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ प्राइस। अब मैंने आपको बताया कि जो प्राइजेस होती है वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, जो चीज़ की प्राइस अकोला में जिस रेट से मिल रही है ज़रूरी है क्या उसी रेट से मुंबई में मिलेगी? नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस चलती रहती है। तो जो हमारी प्राइस है उसको हमें थोड़ा सा केयरफुली लेना है। अगर आपको कोई प्राइस स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रही तो आप उसका एवरेज निकालो और फिर वो प्राइस को कंसीडर करो। ऐसा नहीं कि बस मेरे को प्राइस इंडेक्स निकालना है, अकोला का मार्केट घूम के आई और अकोला में जो जो प्राइजेस थी वो प्राइजेस पे मैंने क्या कर लिया, इंडेक्स नंबर निकाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अकोला में जो प्राइस है ज़रूरी नहीं है इंडिया में हर जगह पे वही प्राइजेस से प्रोडक्ट मिलते होंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। स्कूल में कभी मीन निकाला था तुम लोगों ने? नहीं, फिलहाल मीन का ही काम है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालो। अब देखो, ये चीज़ थोड़ी सी हो सकता है तुम लोगों को कम समझ में आए। मीन निकालने की ना 2-3 मेथड्स होती है। मीन निकालने की स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, एक आता है अरिथमेटिक मीन, एक आता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब मीन का मतलब क्या है, एवरेज निकालना। अब आपको प्राइजेस का क्या निकालना है, एवरेज। तो वो एवरेज निकालने की भी क्या है आपके पास, बहुत सारी मेथड है। उसमें से जनरली अरिथमेटिक मीन यूज़ किया जाता है। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिंपल से एवरेज निकालो। जैसे तुम तुम्हारे परसेंटेज निकालते हो, हाँ जितने हैं, जिसकी भी समझो ये क्लास की मेरे को हाइट मेजर करनी है, तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी हाइट को ऐड कर दूंगी और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। तो ये होता है अरिथमेटिक मीन। तो इंडेक्स नंबर में एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन। समझ में आया क्या? उसमें ना लॉग बुक वगैरह रहती है, स्क्वायर रूट्स वगैरह निकालने का। नेक्स्ट आता है असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। क्या होता होगा ये, अगर आप, हमने देखा कि जब हमने इंडिया का सीपीआई देखा, इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा, तो उसमें हमने देखा सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया था, फूड को। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है, फूड पे होता है। बट समझो समझो अगर मैं लेबर के वेज रेट का मेरे को इन्फ्लेशन निकालना है तो मैं क्या लूंगी, कौन है, कौन है, बोलो, 5 मिनट वेट कर। ध्यान दो इधर। पढ़ाऊंगी ना, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। बायस मतलब जो किसी स्पेसिफिक चीज को सपोर्ट करेगी। ध्यान दो इधर, असाइनिंग प्रॉपर वेट्स का मतलब है
हमारा जो इंडेक्स नंबर है उस हिसाब से हमको वेट देना चाहिए। अगर हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग खाने की चीज़ों को ज़्यादा वेट देंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिया है, समझो हमको अगर हमको टीचर्स का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है कि टीचर्स अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा किस पे इनकर करती है, तो उस पर आप खाने से पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, उनके बुक्स वगैरह पे दोगे। तो जो आपका पर्पस है उस पर्पस के हिसाब से हम लोगों को वेट देना पड़ता है। अगर आप लेबर के वेजेस काउंट कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना पड़ेगा, वेज रेट पे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स की प्राइजेस पे फोकस करोगे नहीं। जब हम लोग कमोडिटी को वेट असाइन करते हैं उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम वेट असाइन कर रहे हैं उसमें हम कोई पार्शलिटी ना करें। ऐसा क्यों? जो वेट हम लोग असाइन कर रहे हैं वो असाइनिंग के टाइम पे हमें पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, मतलब सोच समझ के चीज़ों को प्रॉपर वेट देना चाहिए। तो अगर मैंने जिसको कम यूज़ किया उसको ज़्यादा वेट दिया तो क्या होगा? एक्यूरेट रिजल्ट नहीं रहेगा, वो मिसलीडिंग रहेगा। और सही है। ध्यान दो इधर, अगर हम लोग वेट में पार्शलिटी करेंगे, हम लोग प्रॉपर वेट असाइन नहीं करेंगे तो जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो हमको मिसगाइड कर सकते हैं, वो रिजल्ट मिसलीडिंग होंगे, वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होंगे। समझ में आया क्या? देखो अब समझो मुझे यहाँ के टीचर्स का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, स्कूल टीचर्स का, कि जो भी उनका खर्चा है लाइक बुक्स वगैरह पे वो कितना एक्सपेंस करते हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हमारे इंडिया में समझो जो बुक्स वगैरह के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं वो बहुत कम है, और मैं सीधी सी बात है एक डिपार्टमेंट की हूँ, तो मैंने मेरी कंट्री की ये बुरी चीज़ छुपाने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने जो वेट है ना वो उनके खाने पीने को ज़्यादा कर दिया। अब देखो जितने भी टीचर्स हैं ऑब्वियसली वो बेसिक नीड्स तो अपनी फुलफिल करेंगे ही, मतलब वो फूड वगैरह पे तो खर्चा डेफिनेटली करेंगे, तो उससे इंडेक्स नंबर क्या हो गया समझो। बट वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी क्या, मुझे क्या दिखाना था कि स्कूल टीचर्स का जो एक्सपेंडिचर है वो बुक्स बोलो या स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए कितना ज़्यादा है। बट मैंने क्या कर दिया, मैंने वो प्रॉब्लम को छुपाने के लिए जो चीज़ कम इम्पोर्टेंस थी उस चीज़ को मैंने ज़्यादा वेट दे दिया, और जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी वो चीज़ को मैंने क्या कर दिया, कम वेट कर दिया। तो उससे जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं। जैसे वो प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्पल में जाओ, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, फूड का था, फिर सेकेंड नंबर पे शायद क्लोथिंग एंड फुटवियर का था। तो समझो अगर मैंने फूड को 55% का वेट ना देते हुए मैंने अगर क्लोथ्स को 55% का वेट दे दिया तो जो हमारा CPI आएगा वो डेफिनेटली क्या होगा, अलग आएगा। तो उसने हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी क्या, जबकि हमारे कंट्री में ज़्यादा खर्चा किस पे होता है,
फूड पे, और मैं उसी को 20% की कैटेगरी में डाल दे रही हूँ, और जो क्लोथ्स एंड फुटवेयर था उसको मैंने 55% की कैटेगरी में डाल दिया, और उसके बाद जब मैं रिजल्ट निकालूंगी तो वो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, मिसलीडिंग। मतलब वो रिजल्ट मुझे क्या करेगा, गलत गाइडेंस देगा। समझ में आया क्या? तो जो हम लोग वेट असाइन कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि हम लोग गलत वेट असाइन ना करें, या जो वेट असाइन कर रहे हो जितना वो कमोडिटी का डिजर्विंग है उतना वेट उसको असाइन करो। लास्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब तुम लोगों ने सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, लास्ट पेयर और पास्ट चेस। आगे ना और 6-7 फॉर्मूलाज हैं, तो उतने सारे फॉर्मूलाज में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो सिलेक्ट करो। समझा क्या? इंडिया में क्या होता है, लास्ट ईयर की प्राइस ली जाती है, करंट ईयर की प्राइस ली जाती है, करंट ईयर की प्राइस को लास्ट ईयर की प्राइस से डिवाइड किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आया? तो जो फॉर्मूलाज है, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज से तो हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते नहीं है, क्योंकि उनके आंसर्स क्या आ जाएंगे, अलग अलग। जैसे आप ही देख लो, एक ही सम दे रही हूँ सेम, उसमें आप लास्ट ईयर से निकालोगे तो आंसर अलग आएगा, और पास्ट ईयर का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आंसर अलग आएगा। तो लास्ट स्टेप होती है फॉर्मूला को सिलेक्ट करना। समझ में आया क्या? फिर से सारी स्टेप्स। सबसे पहली स्टेप कौन सी थी? पर्पस, कि कौन से इंटेंशन के लिए मेरे को इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। पहले अपना गोल फिक्स करो, अपना पर्पस फिक्स कर लो, फिर जो हमारा बेस ईयर है उसमें कोई भी ज़्यादा इंस्टेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, वो इकोनॉमिकली स्टेबल रहा होगा, तो उसको बेस ईयर सिलेक्ट करना। फिर तीसरा आइटम्स, की कौन कौन सी जो मेरी बास्केट ऑफ गुड्स है उसमें कौन कौन से गुड्स को मेरे को इंक्लूड करना है। फिर सिलेक्शन ऑफ प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो वो भी आप एवरेज निकाल के सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लगे तो आप पहले सर्वे कंडक्ट करो, या तो न्यूज़पेपर में भी कमोडिटीज़ की प्राइजेस आती है, अगर आपने देखी होगी। जैसे आप न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम आता है, उस पे है ना गेहूँ वगैरह का इन क्विंटल्स प्राइस दिया हुआ रहता है, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो। फिर चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेजेस, जैसे आपको प्राइस का एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसमें से कौन सा यूज़ करना है, तो जनरली अरिथमेटिक मीन यूज़ किया जाता है। फिर जो कमोडिटीज़ है उनको प्रॉपर वेट देना ज़रूरी है, वेट देते टाइम आपको पार्शलिटी वगैरह नहीं करनी चाहिए, सोच समझ करके वेट देना चाहिए, आपका जो पर्पस है उसके हिसाब से आपको वेट देना चाहिए। फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो उसमें से आप कौन से फॉर्मूला से निकाल रहे हो इंडेक्स नंबर वो आपको फिक्स करना है। क्लियर है? ये थी स्टेप्स। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्यों ज़रूरी होता होगा? इंडेक्स नंबर की इम्पोर्टेंस क्या क्या है?